निकालिए क्या होगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सारणिक का मान सबसे पहले x का मल्टीप्लाई x में, x का गुणा x में होगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, बीच में लगेगा माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1, किसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a प्लस बी a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। क्लियर है सभी को, क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ पर? अरे बोलिए है कि नहीं है? नहीं है। नो सर। अब ये तो था 2 इंटू 2 का 2 गुणित 2 का मैट्रिक्स था, सॉरी डिटरमिनेंट था यहाँ पे सारणिक का। अब हम यहाँ पे 3 इंटू 3 का लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, अब डिटरमिनेंट को यहाँ डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर तीनों चीज हो सकती है, या तो आप पहली रो के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करें, दूसरी रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, तीसरी रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, या पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, या तीसरे वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करें। पर जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे एक जो एक्सपांशन होगा वहां पे हमको लिखना पड़ेगा कि इसका जो हमने विस्तार किया है, जो एक्सपांशन करा है, वो किसके रिस्पेक्ट में करा है। जैसे मैं अगर इसको सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करता हूँ, जो हमारी पहली वाली रो है, पहली वाली रो थी, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू, किसी को पता है इसमें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कैसे होता है, बता सकता है कोई? हाँ सर। बताओ क्या होगा इसमें। 1 को रखेंगे, उसके बाद में 3 और 0 का इंटू करेंगे। जैसे मैं R1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करता हूँ, जब इसको R1 के रिस्पेक्ट में मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो भी R1 वाली वैल्यू A11 दिया है वो लिख देंगे, और फिर डिटरमिनेंट बनेगा, किसका डिटरमिनेंट बनेगा, जो हमने एलिमेंट लिया है, जो हमने संख्या ली है, इस पूरी रो को हम छोड़ देंगे और इस पूरे कॉलम को हम छोड़ देंगे, बचेगा क्या 3 0 और 1 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 0 और 1, क्लियर है। उसके बाद दूसरा वाला, अगर हमने R लिया है तो हमको इन तीनों को ही लेना पड़ेगा, अगर हम पहला कॉलम लेते तो हम इसको ही लेते फिर से। तो पहली हमने रो के रिस्पेक्ट में करा, अब आया है 2। अब मैंने आप लोगों को बताया था कल डिटरमिनेंट में, और आज सुबह भी बताया था, पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड वाली वैल्यू नेगेटिव मतलब माइनस में होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, और क्या हो जाएगा, ये पूरी रो और ये वाला पूरा कॉलम छूट जाएगा, बचेगा क्या -1 0 4 और 0, कुछ इस तरीके से बचेगा। फिर आखिरी वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, प्लस में ही होती है, तो प्लस का 4, तो ये वाली पूरी रो हट जाएगी, ये वाला पूरा कॉलम हट जाएगा, बचेगा क्या -1 3 4 और 1, ये बचेगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, 1 3 का इंटू 0 में 0, 0 का इंटू 1 में 0, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 ही हो गई। -2 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, ये भी पूरी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। प्लस 4 -1 इंटू -1 माइनस का 1, 4 इंटू 3 4 दिया 12, माइनस का 12, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो आगे की वैल्यू पूरी 0 0 हो गई, 12 माइनस का है और 1 माइनस का है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13, माइनस का 13 और माइनस का 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस का 52 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब डिटरमिनेंट की खासियत क्या होती है, देखो ये मैंने किसके रिस्पेक्ट में करा था, R1 के रिस्पेक्ट में करा था। अब इसको अब R2 के रिस्पेक्ट में करके देखना, या फिर R3 के रिस्पेक्ट में करके देखना, या C1 के रिस्पेक्ट में करके देखना, C2 के रिस्पेक्ट में करके देखना,
C3 के रिस्पेक्ट में करके देखना। आप तीनों में से किसी को भी करके देखोगे, आपका जो आंसर आएगा वो -52 ही आएगा, -52 ही आएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर C2 के रिस्पेक्ट में करके देखता तो -1 और बची वैल्यू 2410 यहाँ पर आता। फिर 3 को लेके चलता था 1440 आता, 0 लेके चलता था ये पूरी वैल्यू 0 ही हो जाए। तो आप इसको एक बार इसको घर पे बाद में करके देखना। इसको मैंने R1 के रिस्पेक्ट में करके देखा है, आप अलग अलग करके देखना, R2 के रिस्पेक्ट में करके देखना, R3 के रिस्पेक्ट में करके देखना, C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट में करके देखना, आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन है डेल्टा इक्वल टू 0 माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस का साइन बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा 0। कीजिए जरा इसको सॉल्व, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा बताइए। जब आपने फर्स्ट R1 के रिस्पेक्ट में करा होगा तो ये पहली वैल्यू तो 0 ही है, तो बाकी पूरी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी पूरी वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी। दूसरा माइनस का साइन अल्फा आएगा, है ना, अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फा, इस पूरे को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा। अगला है माइनस का कॉस अल्फा, इसको करेंगे इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 0, तो साइन अल्फा साइन बीटा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये तो पूरी वैल्यू हो गई 0, इधर करेंगे तो माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। दोनों सेम वैल्यू है, एक पूरी वैल्यू प्लस की है, एक पूरी वैल्यू माइनस की है, तो कैंसिल हो गई, कट गई, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, मतलब क्लियर है सभी को? अब एक क्वेश्चन है जहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट दे रखा है आपको, सारणिक दे रखा है 3x x1 बराबरी पर 3 2 4 1। अब देखिए यहाँ पर एक फर्क क्या पड़ता है, जैसे मैं अगर मैट्रिक्स करवाता था तो मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था आप लोगों को कि इसका एलिमेंट का कंपेयर इससे कर देंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे और डायरेक्टली x की वैल्यू हम निकाल के बता सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में क्या होता है, पहले हमको इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है और फिर दोनों को आमने सामने रख के उसकी वैल्यू निकाली जाए। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर मैट्रिक्स होता तो मैट्रिक्स होता डायरेक्टली मैं क्या कर देता, x इक्वल टू 2 कर देता और यहाँ पे x इक्वल टू 4 करके बता देता और वैल्यू सेम आ जाती, आंसर सेम आ जाता। या फिर इसको 0 के इक्वल में रख के उसको हम निकाल देते, या फिर इस पूरे को इधर उठा के लाते और वैल्यू को माइनस करके उसके 0 के इक्वल में रख के x की वैल्यू निकाल देते। लेकिन सारणिक के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 माइनस x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, इधर करेंगे 3 1 जा 3 4 2 जा 8, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस 3 3 से 3 कैंसिल, माइनस x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8 तो x इक्वल टू अंडर रूट का 8 तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2। तो ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जब भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आते हैं कंफर्म आएंगे ही, और वो कुछ इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, कि मैट्रिक्स का भी दे दिया एक निकालने का और डिटरमिनेंट का भी x का निकालने का दे दिया,
तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। मैट्रिक्स बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, डिटरमिनेंट में पहले सॉल्व किया जाता है, फिर एक्स की वैल्यू निकलती है, और मैट्रिक्स के अंदर डायरेक्ट कंपेयर करके हम लोग उसकी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन कीजिए यही सेम एक्स वाली वैल्यू का। टू 4 5 1 2x4 और 6 और x निकालिए जरा यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी। ये करके बताऊं या सभी का हो गया है? सर हो गया। बता दो सर एक बार। सबसे पहले यार 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2, 5 4 जा 20, 5 चौक 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 24, 24 को इधर उठा के ले आओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 18 और प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 18 और 6 2x स्क्वायर, 2 चला जाएगा अपॉन में, तो ये आ जाएगा 3, x स्क्वायर पे से अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस का अंडर रूट 3, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर कौन सा क्वेश्चन है? 4.7 मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। क्या डिटरमिनेंट 2 0 तो बनने कर जाएगा बड़ा बनने कर जाएगा नहीं जाना -5 -2 -1 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, तारीख को सॉल्व कीजिए, एक्सपेंशन करते हैं, किसी का भी प्रसरण करते हैं किसी भी रो के थ्रू या किसी भी कॉलम के थ्रू, तो आंसर सेम ही आता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आगे बताता हूं मैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है उनमें यही सारी प्रॉपर्टीज काम आएंगी। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी अगर किसी भी डिटरमिनेंट में 3 2 3 2 2 3 3 2, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को बता रहा हूं, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी सारणी में अगर कोई भी दो कॉलम या फिर कोई भी दो रो अगर सेम हो, हाँ ध्यान रखिएगा कि आगे जितनी प्रॉपर्टीज में काम आएगी, चाहे तो आप लिख भी सकते हो उसको। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो और दो कॉलम अगर एक जैसे हो तो उस सारणी का उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस डिटरमिनेंट के अंदर, इस सारणी के अंदर ऐसे कौन सा रो और कौन से कॉलम है जो सेम है, बताओ। C2 और C3। कहाँ से C2 C3? C2 तो 2 2 2 है और C3 तो 3 3 3 है, कहाँ एक जैसे, एक में 2 एक में 3 है, कैसे होगा इक्वल? सर R2 और R3 सर R3 यहाँ पे देखोगे R1 और R3 और R3 भी क्या है 3 2 3, मतलब यहाँ पे दोनों रो कौन कौन सी, R1 और R3, ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसलिए सर, यहाँ पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या, कॉलम भी इक्वल है, कहाँ से कॉलम बताओ कौन से इक्वल है? C2 और C2 और C3 में तो कहाँ इक्वल है बताओ? C2 में तो सारे 2 2 है और C3 में सारे 3 3 है। मैंने सारे एलिमेंट इक्वल होने का नहीं बोला है अभी मैंने क्या प्रॉपर्टी बोली है कि कोई भी दो रो और दो कॉलम एक जैसे हो, मतलब अगर यहाँ पर 2 2 2 होता तो यहाँ पर भी 2 2 2 होता, हाँ तो सर, फिर वो इक्वल होते हैं।
है ना। आगे। यहाँ पर पहली रो और तीसरी रो दोनों इक्वल है। इसको सॉल्व हाँ। करके देख लो आप भले से कि अगर मैं रिस्पेक्ट टू 1 करता हूँ तो 3 इसका होगा 2 3 6 माइनस 6 माइनस का 2 इसको करूंगा तो 2 2 6 माइनस 3 3 9 फिर इसको रिस्पेक्ट में करूंगा 3 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 ये तो हो गया पूरा 0 है ना। ये माइनस का 3 3 दूनी 6 प्लस का 6 आ गया और इधर 6 में से 4 गया माइनस का 2 प्लस का 3 कितना हो गया माइनस का 6 से कैंसिल हो गया वैल्यू क्या आ गई 0। क्लियर है इस तरीके से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो कॉलम या दो रोज दो पंक्तियां या दो स्तंभ अगर इक्वल है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। ये रे सभी को यस सर। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी वैल्यू है जैसे मान लो अगर मैंने करा यहाँ पे k a1 k a2 k a3 फिर b1 b2 b3 c1 c2 अगर किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में कोई वैल्यू सेम हो तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था अगर ये के सभी दूर होता तो मैं मैट्रिक्स में कॉमन ले सकता था, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या बोलते हैं कि कोई भी एक रो में अगर एक एलिमेंट या कॉलम में कोई भी एक एलिमेंट अगर हो तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लो पहली वाली रो के अंदर सब कुछ के आ रहा था तो मैं इसको के को कॉमन ले लेता और अंदर से ये हट जाता। क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पर के है 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 तो बाहर कॉमन क्या आएगा बताओ। के स्क्वायर आ जाएगा, के 2 बार। जैसे पहले वाले रो में से एक के कॉमन आएगा फिर दूसरी वाली रो में से एक के कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर तीसरी रो में भी के होता तो क्या कॉमन आता के क्यूब हो जाता। तो यहाँ पर के क्यूब हो जाता। इसी तरीके से मान लो अगर कोई दो कॉलम में अगर के होता तो के स्क्वायर क्या कॉमन आता के स्क्वायर कॉमन आता। क्लियर है सभी को। हाँ। अब इसी की एक और प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसकी एक और प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर मान लो कोई दूसरे बाहर एक वैल्यू दी हुई है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बाहर के दिया हुआ है और इस के का मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना है गुणा करना है तो मैं किसमें करूंगा तो इसमें क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इसमें किसमें करना है। तो वो किसमें कर सकता हूँ या तो मैं पूरी पहली रो में कर सकता हूँ या पूरी दूसरी रो में कर सकता हूँ या तीसरी रो में कर सकता हूँ या फिर पहले कॉलम में कर सकता हूँ दूसरे कॉलम में कर सकता हूँ और तीसरे कॉलम में कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा मैं उसको किसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वो डिपेंड करेगा आप जब उसको प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे वो उसमें होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे एबीसी है ना कि मुझे यहाँ पे एबीसी का मल्टीप्लाई करना है तो मुझे एबीसी का मल्टीप्लाई करना है तो मुझे अंदर एबीसी का मल्टीप्लाई तो ए का किसमें करूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, बी का मुझे किसमें करना है, लेकिन होगा पूरा एक ही रो में होगा। ऐसा नहीं कि आपने ए का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया यहाँ पे कर दिया यहाँ पे कर दिया, ये गलत हो जाएगा। या तो आपको ए का यहाँ पे इन तीनों में करना पड़ेगा या फिर इन तीनों में करना। क्लियर है सभी को। और सर ये बीसी अलग करेंगे क्या क्या उसमें नहीं होगा, उसमें फिर आपको वो डिपेंड करेगा। मान लो बी और सी है तो बी का आपको किसमें करना है, बी वाली लाइन में करना है मतलब R2 में करना है या R3 में करना है। मतलब सिंपल सा है मल्टीप्लीकेशन अगर आपको करना है तो या तो किसी एक रो में होगा या फिर एक पूरे कॉलम में होगा। ऐसा नहीं होगा कि सभी में ही होगा। जैसे नहीं मैट्रिक्स मतलब में क्या होता एबीसी था, मैट्रिक्स में अगर बाहर मैंने ये 2 लिखा है और इस 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी सब कुछ चारों जगह पर मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में या तो इस पूरे रो में होगा या इस पूरी रो में होगा या इस पूरे कॉलम या फिर इस पूरे कॉलम में, सभी में नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है
अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखा है A प्लस जो बाहर B प्लस एक्स C प्लस एक्स और A1 A2 B1 B2 C1। अब कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरीके का सारणिक दे रखा है, तो इसको एक लिखने का एक और तरीका होता है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आप मैट्रिक्स को, इस अकेले मैट्रिक्स को Determinant. दो मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। सॉरी, डिटर्मिनेंट, इस एक डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं, सारणिक में चेंज कर सकते हैं। कैसे, जो प्लस वाला है, जैसे यहाँ प्लस है तो बीच में लगा देंगे प्लस, पहला आने वाले का एलिमेंट यहाँ बी और दूसरे वाले का क्या था हमारा यहाँ पे एक्स, ये इसको x1 x2 x3 मान लो, x1 x2 और बाकी जो नीचे सिंगल सिंगल एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन आ गया। रुचि दिखाते हो इसको, दिखा इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं, सारणी को लिखा जा सकता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि इस तरीके से अगर कोई वैल्यू आ जाती है सिंगल में, हाँ जरूर नहीं पूरे में आएगी, सिंगल वैल्यू में आएगी। अगर जैसे मान लो ये x1 x2 x3 यहाँ पे होते तो A1 A2 A3 यहाँ लिखते, x1 x2 x3 यहाँ लिखते और बाकी जो कॉमन वैल्यू वो यहाँ पर लिख दी जाती। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को भी काम आएगी डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने में। यहाँ है इसके इस बॉक्स के अंदर है। तो आप लोगों को अगर ऐसा डिस्टर्बेंस चलता है तो आप लोग माइक बंद कर दिया कीजिए। आदर्श सिग्नेचर की देना। हाँ तो सिग्नेचर की। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। उसके बाद में बस यही मेन प्रॉपर्टीज हैं, बाकी ये तो वही है जिसमें वैल्यूज को लिया जाता था। ठीक है, बस ये मेन प्रॉपर्टीज है। अब क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यही आते हैं आप लोगों को 4 मार्क्स में आएंगे क्वेश्चन इस टाइप के। अब इन क्वेश्चंस में कुछ गिनती के 15-20 क्वेश्चंस हैं, तो आप इन लोग इसकी जो ऑपरेशंस है वो ध्यान जरूर रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग ऑपरेशन लगता है। अब या तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उसको इजीली कर लो, या फिर उसके आपको ऑपरेशन ध्यान होने चाहिए। तो क्वेश्चन है आपका a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, 2a 3a 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू हमको लेके आना है a क्यू। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में अपने जो वो ए इनवर्स वाले क्वेश्चन करे थे, जिसके अंदर हमने उसके वो निकाली थी, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन लगाए थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए थे, जिसमें प्रसरण में हमने जो वैल्यूज निकाली थी R1 R2 के लिए, R3 के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके ऑपरेशन लगेंगे और यहाँ पर आप एक साथ दो ऑपरेशन लगा सकते हो, बट बस ये ध्यान रखिएगा वो जो दोनों ऑपरेशन लगेंगे, जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई R1 के लिए ऑपरेशन लगा रहा हूँ और R2 के लिए ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो R1 का R2 के साथ में या फिर R2 का R3 के साथ में, या तो आपको R1 का डायरेक्ट R3 के साथ में और R2 का भी R3 के साथ में ही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो अगर मैंने R1 के लिए लगाया है ऑपरेशन, तो ये R1 का ऑपरेशन और R2 के लिए ऑपरेशन लगा रहा हूँ, दो रो के लिए लगा रहा हूँ, तो इन दोनों रो का जो ऑपरेशन लगेगा वो R3 के साथ ही लगेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैंने R1 R2 का ऑपरेशन लगा दिया और R2 R3 का ऑपरेशन लगा दिया। मतलब जो भी ऑपरेशन लगेगा इन दोनों के लिए वो किसी भी एक रो कॉमन